हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेक्चर वन किया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में फिल इन द ब्लैंक्स का ये सारे क्वेश्चन किया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लें, आपको बहुत कुछ क्लियर होता चला जाएगा। चलिए आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, अब जो क्वेश्चन है, अच्छा ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5। ये ट्रू फॉल्स का है, इसके बाद एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। तो पहले ट्रू एंड फॉल्स करते हैं। तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन पहला क्या कह रहा है, द आउटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम एटम। देखिए 1982 के एक नंबर में आउटर कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया था, और यहाँ पे अगर बैक जाएंगे थोड़ा सा तो 1994 में भी ये क्वेश्चन रिपीट किया गया, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला 4s1 और 5d। तो 5d5 एंड 4s1 होगा यहाँ पे। 3d होगा, नॉट 5d, सो दिस इज 3d, इसको करेक्ट करना है। 3d होगा, ठीक है। तो 3d, तो यहाँ पे 3d4 4s2 लिखेंगे तो ये आएगा। बट स्टेबिलिटी के लिए क्या होता है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब होता है, जब हमारा ऑर्बिटल हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड हो। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट है गामा रे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। अब इसका जो वेवलेंथ गिवन है, पहले तो वो ये देखिए अल्फा बीटा गामा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ये चीज़ तो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो गामा रे का जो रेडिएशन होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी देखने को मिलेगा और केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। सो ध्यान रखना है कि जो वेवलेंथ होगा गामा रे का, अच्छा एक प्रॉपर्टीज भी आपको कभी अगर ऐसा मिले, या आपको एच सी वर्मा बुक में मिल जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा और गामा रे के बीच में डिफरेंशिएट करने का, या केमिस्ट्री के भी बुक में मिल जाएगा। तो एक बार जरूर देख ले क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि किसकी आयोनाइजिंग पावर ज़्यादा होता है, या फिर फ्रिक्वेंसी क्या है, या फिर यहाँ जैसे कि यहाँ पे वेवलेंथ पूछा गया, तो वेवलेंथ आपको ध्यान में रखना होगा। तो गामा वेव का जो वेवलेंथ होता है 10⁻⁻9 सेंटीमीटर से 10⁻⁻10 सेंटीमीटर होता है। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, राइट। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो गया। वेट ए मिनट। Now, the energy of electron in 3D orbital is less than that of 4s orbital in the hydrogen atom. तो ये स्टेटमेंट अगेन फॉल्स है। आपके पास इसका एक्सप्लेनेशन है। अभी अभी हमने यहाँ पे किया था कि आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो पहले 4s में जाएगा फिर 3D में जाएगा, तो एनर्जी लेवल किसका कम होगा। अच्छा, एनर्जी लेवल को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s। इस तरह से आप देखिए ये कौन से बुक में मिल जाएगा आपको, जेडीली के बुक में। ओरिजिनल में बात कर रहा हूँ, वैसे कॉपी तो बहुत जगह है, लेकिन जेडीली के बुक में आपको मिल जाएगा विथ एक्सप्लेनेशन क्यों ऐसा होता है। 4s 4p, ठीक है, सॉरी 5s 5p 5d एंड 5f। तो हम लोग ऐसे चलेंगे, ठीक है। 1s फिर 2s, ओके, एनर्जी लेवल, फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d, ठीक है। तो एनर्जी लेवल किसका कम होगा, 4s का कम होगा एज कम्पेयर टू 3d। तो द एनर्जी ऑफ 3d लेवल लेस देन, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन इन 3D एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए 3D एक्स स्क्वायर, तो डी ब्लॉक में जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और क्या होता है डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं। और अगर हम शेप की बात करें तो एक्स, अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मानते हैं, तो डी एक्स वाई क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में होगा। अगर हम लोग ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्स वाई, तो डी जेड क्या हो, डी वाई जेड क्या हो जाएगा, ये ऑर्बिटल बनेगा हमारा इस तरह से। ओके, अगर हम लोग जेड एक्स को ऐसे माने, ये जेड है ये एक्स है, तो इसके बीच में ऑर्बिटल ऐसे होगा, तो जेड एक्स आएगा। और बात करते हैं जेड स्क्वायर का। पहले यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है ना, एक्स वाई प्लेन में होगा, ठीक है। ओके, डी जेड का जो होगा ऑर्बिटल, यहाँ पे कुछ मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, 3D का है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई में ऐसे कुछ होता है, ठीक है।
ओके, और डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है एक्स वाई प्लेन में होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन, नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये मैक्सिमम होगा, मिनिमम नहीं होगा। तो यहाँ पे जीरो कर रखा, तो ये भी फॉल्स, तो ये चारों स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है, in a given field, a beta particle are deflected more than alpha particle in spite of uh, uh, alpha particle having larger charge। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन ज़्यादा डेविएट होगा एज कंपेयर टू, मतलब बीटा पार्टिकल कह रहा है कि ज़्यादा डेविएट होगा, क्यों? और इसमें ये भी दे रखा है कि अल्फा पार्टिकल इन स्पाइट ऑफ अल्फा पार्टिकल हैविंग लार्जर चार्ज। तो रीज़न दे रहा है कि अल्फा पार्टिकल के पास ज़्यादा चार्ज होगा, फिर भी बीटा पार्टिकल ज़्यादा डेविएट करेगा। मतलब डेविएशन किसका हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, और किसका हो रहा है, बीटा पार्टिकल का। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? देखिए एफ जो होता है, फोर्स जो लगता है, सो दैट इज इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है। या फिर हम एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ज़्यादा फोर्स किस पे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, ज़्यादा फोर्स किस पे लगेगा, जिसका चार्ज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा पार्टिकल का डेविएशन ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ट्रू एंड फॉल्स है, तो इसको क्या हम कहेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। लेकिन यहाँ पे फोर्स होता है, अब एक्सेलरेशन, क्योंकि ये फील्ड में जा रहा है, ठीक है, डेविएशन करेगा, ठीक है। तो डेविएशन के केस में हमें मास को भी कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब ये मूव करेगा तो यहाँ पे क्यू पर यूनिट मास, मतलब ई बाई एम के रेशियो पे डेविएशन क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो जिसका ई बाई एम का रेशियो ज़्यादा होगा उस पर उसका डेविएशन ज़्यादा होगा। तो ई बाई एम हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है अल्फा पार्टिकल से 1840, या हम लोग ये है 1837 टाइम्स हल्का होता है। तो ई बाई एम किसका अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन का अधिक होगा एज कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। तो डेविएशन किसका अधिक होगा, बीटा पार्टिकल का। इस चीज़ को ध्यान में रखना, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, टेक्स्ट में भी आपने पढ़ा होगा, अगर तैयारी किया है तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब ये हमारा एमसीक्यूज़ है जो कि बहुत पुराना 1979 में पूछा गया था। देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, नया क्वेश्चन आता जाएगा, तो बोर होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको टफ क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। क्वेश्चन कह रहा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन डाई पॉजिटिव जिंक आयन विथ मास नंबर 70। अब देखिए डाई पॉजिटिव Zn+2 में कह रहा है इसका मास नंबर है कितना, मास नंबर है 70, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। ये कितना घुमा के पूछा, अभी आपको समझ में आया न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। देखिए ध्यान से, जो जिंक है ये आयन है, इसका मतलब क्या है कि आयन, ये जो जिंक है इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है। इलेक्ट्रॉन क्या था, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन जो हमारा मास नंबर होता है, वो मास नंबर होता है हमारा किसके बराबर, मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर। और ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ध्यान में रखना है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे मास नंबर क्या कह रहा है हमारे पास, कि मास नंबर 70 है, तो टोटल मास कितना है 70। सो दिस इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कह रहा है, तो क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मास नंबर इतना, ठीक है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अगर यहाँ पे जिंक है तो जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि कौन से एलिमेंट का, मतलब एटलीस्ट 30 तक तो याद रखना ही पड़ेगा। तो जिंक का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 30 होता है, एग्जैक्टली 30 होता है। सो वी कैन राइट हियर 70 इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, हमें क्या निकालना है, हमें मास ऑफ न्यूट्रॉन निकालना, ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने सपोज। तो ये जो प्रोटॉन है किसके, चूंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके, अच्छा यहाँ पे जो हमारा एटॉमिक नंबर है, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होगा। सो दिस इज इक्वल टू 30 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हमें क्या करें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये निकालना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो वी हैव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 70 माइनस 30, सो दिस इज इक्वल टू 40। ओके, तो मास नंबर बेसिकली क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यही होता है। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन कर लिया। तो आंसर इसका कितना होना चाहिए, 40। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी सही होगा इस क्वेश्चन का। ना नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें एमसीक्यूज में 1981 में पूछा गया,
Rutherford experiment on scattering to alpha particles show for the first time that atom has रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। अब तो ये 9th क्लास में आने लग गया, 9th क्लास के सिलेबस में। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था कि हीलियम प्लस आयन का हैवी पार्टिकल को जो बहुत थिन क्या था हमारा गोल्ड फाइल पे अल्फा पार्टिकल और बम्बार्डमेंट कराते, तो उसमें ये देखा जाता है कि उसमें ये ऑब्जर्व किया गया कि बहुत सारा जो अल्फा पार्टिकल है इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकला, कुछ पार्टिकल डेविएट किया और बहुत कम 20,000 में से सिर्फ एक वापस रिटर्न बैक आ। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि एटम के पास एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस के बारे में बताता है कि फर्स्ट टाइम इसने ये बताया था कि इसमें न्यूक्लियस होगा। अब नाउ एनईपी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू, देखिए 1983 में क्वेश्चन पूछा गया, उस टाइम ये IIT JEE लेवल का था। धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग का नॉलेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपको समझ में आता चला जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसा पूछा गया होगा। अब अभी की भी टाइम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो पी ऑर्बिटल का में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो पी ऑर्बिटल में हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी के 3 डिजेनेट ऑर्बिटल होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। सो कितने हो जाएंगे पी ऑर्बिटल में, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2। ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे लिखते थे ना 1 2 1 2 1 2, ध्यान होगा बॉक्स में करके लिखते थे। ठीक है, तो 2 2 और 2, तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन एनी पी ऑर्बिटल। अच्छा, एनी पी ऑर्बिटल कह रहा है, तो पी ऑर्बिटल 3 तरह के होते हैं और किसी भी पी ऑर्बिटल में पूछ रहा है, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ये नहीं कह रहा है कि पी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट एनी पी ऑर्बिटल, या तो पी एक्स या पी वाई या पी जेड। क्वेश्चन की क्वालिटी ये है। सो आंसर क्या होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन, जैसा कि अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। ठीक है, ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल है तो 6 मैक्सिमम होगा अगर पूरे पी ऑर्बिटल की बात करें, लेकिन किसी एक में अगर बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन इन द ऑपोजिट स्पिन। तो ऑप्शन इसका थर्ड का डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज से रिलेटेड होता है, ध्यान रखेंगे। जो प्रिंसिपल क्वांटम, 4 तरह के क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। जैसे जैसे आएगा क्वेश्चन हम थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसको दिखाता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे साइज को दिखाता है। ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर जैसे हमने देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे हमने लिखा 3s। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा कि कितना बड़ा है। अच्छा, इसका जो स्पिन, अगर मैं 3p की बात करूँ या 3px की बात करूँ, तो ये 3 हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा। p क्या है, ओरिएंटेशन है, तो जो ओरिएंटेशन x एक्सिस में है या y एक्सिस में है, z एक्सिस में है, तो वो m दिखाता है। मैग्नेटिक रोटेशन कैसा है इसका, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसा है, तो वो m दिखाता है। और ये स्पिन कैसा है, मतलब पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, या फिर इसको इस तरह से कहेंगे क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो बेसिकली IIT में बहुत पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं बताता हूँ। बेसिकली कहा था कि अगर स्पिन क्वांटम नंबर ऐसे है तो ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, या फिर ऐसे है तो ये क्लॉकवाइज है, या कुछ रिवर्स में था। तो वो ट्रू और फॉल्स कह रहा था। तो जनरली स्टूडेंट को ये पता होता है कि अगर स्पिन क्वांटम नंबर ऊपर है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और अगर डाउन है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। और ऑप्शन भी इसी तरह का था, लेकिन ये आंसर गलत हो गया था। क्यों गलत हो गया था, गलत ये आंसर, इस क्वेश्चन का ये आंसर गलत हो गया था। क्यों, क्योंकि अपवर्ड का मतलब और डाउनवर्ड का मतलब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है। हमने अपने से एज्यूम किया है, खुद से कन्वेंशन, कि अगर ये अपवर्ड हुआ तो इसको क्लॉकवाइज कहेंगे, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। अगर डाउनवर्ड होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है या क्लॉकवाइज। एक को अगर क्लॉकवाइज कहेंगे तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज। आप ऐसे समझिए कि अगर ये क्लॉकवाइज है अपवर्ड तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहेंगे, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरह से स्पिन कैसे होता है, ऐसे घूमता है। ठीक है, इसको अगर प्लस कहा है तो इसको हमने माइनस कहा, मतलब अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ ऑर्बिटल। स्पिन एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट ओरिएंटेशन क्या होगा स्पेस, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ। रदरफोर्ड का फिर से क्वेश्चन 98 में 1983 में पूछा गया। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया
कि किस चीज़ का ये हुआ था। सो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जो था वो हमारा साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में बताया था। सो दिस इज ये नाइन्थ में, अभी नाइन्थ में पढ़ा रहा हूँ तो ये नाइन्थ में आ रहा है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 15 मिनट का लेक्चर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है द इंक्रीजिंग ऑर्डर लोएस्ट पहले लिखना है फॉर द वैल्यू ऑफ ई बाई एम चार्ज डिवाइडेड बाई मास फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज। तो ई बाई एम रेशियो लिखना है, ई बाई एम रेशियो किसके बारे में लिखना है? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बाद क्या है हमारा अल्फा पार्टिकल। तो सबसे कम ई बाई एम। सो अगर हम इसकी बात करें, न्यूट्रॉन में चार्ज कुछ नहीं है, मास है, तो चार्ज 0 डिवाइड बाई मास, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा तो 1, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको 0 ले लेंगे। प्रोटॉन का चार्ज +1 डिवाइड बाई रिलेटिव मास 1 ले लेते हैं 1, अल्फा में +2 रिलेटिव मास 1 ले लेते हैं 1, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में चार्ज -1 डिवाइड बाई रिलेटिव मास क्या होगा इसका? ये तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। प्रोटॉन के हिसाब से तो 1837, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन का 1837। अच्छा, इसका मॉडुलस लेना है तो 1/37 होगा। तो सबसे कम किसका होगा? आई थिंक सबसे कम न्यूट्रॉन का होगा, न्यूट्रॉन के बाद प्रोटॉन का होगा, प्रोटॉन के बाद अल्फा का होगा, अल्फा के बाद इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम रेशियो होगा। तो हमारे पास न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा एंड इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी यहाँ पे सही लग रहा है। देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, मजा आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन देखकर। ओके, और अभी अभी मुझे पता चला कि मैंने गलत टिक कर दिया। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन का 0, अल्फा का, न्यूट्रॉन का 0, न्यूट्रॉन का हमने क्या किया 0, इसके बाद प्रोटॉन का हमारा सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, वेट ए मिनट, यहाँ पे एक गड़बड़ तो लग रहा है, और वो ये है कि न्यूट्रॉन का तो 0 हो गया, प्रोटॉन का प्रोटॉन का 1 हो गया, अल्फा का कितना होगा? अल्फा का प्लस चार्जर मास कितना है? 4 है, तो यहाँ पे 1 नहीं होगा, 4.5। सो सबसे कम न्यूट्रॉन का होगा, उसके बाद अल्फा का होगा, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का। ऑप्शन डी इसका सही होगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने क्वांटम नंबर के बारे में देखा था, तो यहाँ पे क्वांटम नंबर आ गया है। करेक्ट द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर फॉर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबीडियम। तो सिंपल सा हम लोग अभी अभी यहाँ पे एनर्जी लेवल को ड्रॉ किया था, इसको अभी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। रुबीडियम के लिए करते हैं तो 1s, देखिए 1s, 2s, 2p, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अब यहाँ पे 4s2, 3d 10, कितना हो गया हमारा? ये हो गया 10, ये हो गया 10, 20 और ये 30। अब 3D देखिए, 3D के बाद क्या आएगा यहाँ से पता चल जाएगा, 3D के बाद 4p और 5s आएगा। सो 4 37 है ना, 4p, 4p, इसमें तो 37 है, तो 4p और 5s। एक मिनट, पहले कौन सा है वो देख लेते हैं। 4p नहीं, 3D के बाद 3p के बाद 4s आ गया, 4s हम लोगों ने ले लिया, और 4s के बाद 3D लेना था, 3D ले लिया, उसके बाद 4p। सो 4p कितना हो गया? ये हो गया 10, ये हो गया 10, 20, 10, 30, और यहाँ पे 37 है, तो 4p 7। ओके, 4p 7। अच्छा, यहाँ पे देखिए ध्यान से, 4p 6 आएगा, सॉरी 4p 6, और 4p 6 के बाद हमारा एक बच जाएगा, तो वो हमारा किस में आ जाएगा? 4p के बाद हमारा क्या आता है? 5s1। सो दिस इज 5s1। ओके, 5s1। तो इसमें हमें पूछ रहा है करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम। तो आउटर मोस्ट जो है ये हमारा 5th ऑर्बिटल में आ गया, तो 5s1। अब ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 5। s का वैल्यू क्या होगा? 0, क्योंकि s में जो p का वैल्यू होता है 0, p का 1 होता है, d का 2 होता है, तो 5 0। ओके, अब चूंकि p का वैल्यू 1 है, ठीक है, सॉरी s का वैल्यू 0 है, ये n का वैल्यू हो गया, ये l का वैल्यू होगा, क्योंकि s का वैल्यू 0 है तो इसका n का वैल्यू भी 0 होगा, m का वैल्यू 0 होगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा, 5 0 0। एंड
यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्पिन में क्या हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ। तो अगर हम प्लस हाफ ले लेते हैं और ऑप्शन में चेक करते हैं क्या प्लस हाफ है, तो यहाँ पे 5 ये तो होगा नहीं, ठीक है। हाँ, ये वाला ऑप्शन लग रहा है 500 प्लस हाफ। अगर माइनस हाफ भी ऑप्शन रहता तो दोनों ऑप्शन सही हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे माइनस हाफ नहीं है, तो ऑप्शन 7 का ए सही होगा। ओके, अच्छा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, बाकी 9 से करेंगे बाद में। The electronic level would allow the hydrogen atom to absorb a photon but not emit a photon। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक लेवल हाइड्रोजन को अलाउ करेगा कि क्या अलाउ करेगा हाइड्रोजन टू एब्जॉर्ब ए फोटोन, फोटोन को एब्जॉर्ब करने का, लेकिन फोटोन को इमिट नहीं कर सकता। थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। तो सिंपल सा बात है कि हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट एटम में क्या हो सकता है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, तभी तो आयोनाइजेशन होगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन एनर्जी को एमिट कब करेगा, जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट से लोअर मोस्ट ऑर्बिट में फॉल हो। तो सिंपल सा एक ही है, इसके ग्राउंड स्टेट में हमारे पास ऑर्बिट नीचे तो आ नहीं सकता न्यूक्लियस में, अगर दो रहता तो इमिट होता, लेकिन यहाँ पे एक ही है। तो आई थिंक इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही होगा। 9th भी देख लें, 9th लालच बढ़ रही है, लालच ओके, जब क्वेश्चन होता रहता है बहुत बढ़िया से तो देखना चाहिए। बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन, एक काम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, 21 मिनट का हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं। वैसे मैं लेक्चर बनाता रहूँगा, आपको इसी तरह आपको लेक्चर मिलता जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, कमेंट जरूर करें, फीडबैक बहुत ज़रूरी है। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर आगे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, उनको भी पता चले कि यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से एमसीक्यूज करवाया जा रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप जितना देंगे उतना ही बढ़िया रहेगा स्टूडेंट के लिए। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, तैयारी करते रहिए अच्छे से। जय हिंद।